हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो लास्ट क्लासेस में टॉपिक हुआ है वो टीचिंग मेथड्स का हो रहा है। आज फिर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 4 मेथड जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मेथड करेंगे वो 5वां मेथड होगा। देखिए, हम अपनी क्लासेस में धीरे धीरे मेथड्स कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक वीडियो में 2 या 3 मेथड्स में कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हें अभी से पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे तो फिर बाकी दिक्कतें नहीं होंगी। जो मैं ये आपको वीडियोस दे रही हूँ ये सिर्फ किसी 1 या 2 बुक का कंटेंट नहीं है। काफ़ी जगह से मैंने इन नोट्स को इकट्ठा करके और तब मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ। तो बेशक एक क्लास में आपके 1 या 2 या 3 मेथड्स होते हैं, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मेथड। ये भी हमारी क्या है, एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका हिंदी में नाम है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखा आए प्रयोजना विधि तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, चाहे आप प्रयोजना करके लिखें या फिर इस तरीके से लिखें। अब जो ये प्रोजेक्ट मेथड है यानी कि जो प्रयोजना विधि है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है? विलियम किलपैट्रिक इनका नाम है, जिन्होंने ये थ्योरी दी है। देखिए, जो विलियम किलपैट्रिक थे हमारे, वो जॉन डेवी के शिष्य थे और जो इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी ये जॉन डेवी की विचारधारा पर ही आधारित थी। तो इन्होंने अपने इस मेथड में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। इम्पोर्टेंट बातें जानने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है। देखिए, इस मेथड में एक टीचर बच्चे के सामने जो व्यावहारिक चीज़ें होती हैं, जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, वो बच्चे के सामने रखते हैं ताकि बच्चे उससे खुद को रिलेट करके अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को कर सके। तो ये हमारे प्रोजेक्ट मेथड की एक मेन चीज़ होती है कि किस तरीके से टीचर बच्चे को एक व्यावहारिक तरीके से लर्निंग करवाएगा। तो देखिए, इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं। डेवलप्स रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि यहाँ बच्चे के चिंतन स्तर का विकास होता है। चिंतन स्तर का विकास कैसे होगा? जब एक बच्चे को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोल दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? उसमें चिंतन करेगा, अपने बौद्धिक स्तर को अपनाएगा, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे इस विधि में रिफ्लेक्टिव लेवल का विकास होता है। दूसरा, डेवलप सोशल स्किल्स। जब भी बच्चा कोई प्रोजेक्ट करेगा वो किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लेगा, इसलिए उसके अंदर सोशल स्किल्स यानी कि जो सामाजिक स्किल्स हैं वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड लर्न्स फास्ट एंड इजीली। बच्चा इसमें तेज़ी से सीखता है और आसानी से सीखता है, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट मेथड में वो सिर्फ टीचर की हेल्प ले रहा है, लेकिन जो भी काम वो कर रहा है वो खुद करके सीख रहा है उन चीज़ों को। तो जब भी बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो तेज़ी से सीखेगा और आसानी से सीखेगा। अगली चीज़ आती है डेवलप्स थिंकिंग स्किल्स ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे बच्चे की तर्क शक्ति, उसके सोच विचार का भी एक विकास होता है। यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग है वो किस लेवल पर काम करेगी, कौन से विचार विमर्श बच्चा प्रोजेक्ट करने में लगाएगा, तो यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग का भी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है इनहेंस क्रिएटिविटी। यहाँ पे बच्चा खुद करे जा रहा है, कुछ ना कुछ अपने आप ही वो बनाए जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विल बी एक्टिव। यहाँ पे बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि बच्चा ही यहाँ पे लर्निंग में मुख्य रोल अपना निभा रहा है। टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है और बच्चा अपना काम खुद करके सीख रहा है, तो बच्चे यहाँ पे सक्रिय होते हैं। डेवलप्स कोऑपरेटिव फीलिंग एंड ग्रुप्स इंटरेक्शन। देखिए, यहाँ पे जो बच्चा है वो अगर ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो ग्रुप के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, सहभागिता लेगा वो दूसरों की, तो कोऑपरेशन और साथ में इंटरेक्शन, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बच्चे के डेवलप होते हैं। यानी सहभागिता, जब भी वो ग्रुप में किसी के साथ मिलकर काम करेगा तो कोऑपरेशन की भावना उसमें उत्पन्न होगी और वो सोशल हो रहा है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है।
नेक्स्ट है डेवलप्स डिस्कवरी एटीट्यूड इन चाइल्ड। ये बच्चे के अंदर डिस्कवरी का एटीट्यूड डेवलप करता है, यानी खोज की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर डेवलप होती है। यहाँ पे जब बच्चा किसी भी चीज़ को खुद करेगा तो वो लर्निंग के लिए चीज़ों को खोजना शुरू करता है। तो यहाँ पे बच्चा डिस्कवरी डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक नेचर। देखिए यहाँ पे बच्चे के प्रजातांत्रिक और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नेचर का भी विकास होता है। इसकी हिंदी होगी प्रजातांत्रिक व वैज्ञानिक। यहाँ बच्चे का प्रजातांत्रिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक नेचर का भी डेवलपमेंट होता है। अब देखिए ये तो इसकी कुछ खूबियाँ थी, लेकिन अब कुछ ऐसी इसकी खामियां भी हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट मेथड है उसे कराते टाइम टीचर को ये सोचना चाहिए कि किस टॉपिक पे उसे इस विधि का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए एक तो बात है टेक्स मोर टाइम, ये विधि ज़्यादा समय लेती है। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स एंड रिटन लर्निंग मटेरियल आर नॉट अवेलेबल। इस मेथड को यूज़ करते टाइम जो किताबें होती हैं या जो रिटन लर्निंग के नोट्स दिए जाते हैं बच्चों के पास, वो अवेलेबल नहीं करवाए जाते। तो प्रोजेक्ट मेथड की ये दो खामियां काफ़ी बड़ी हैं कि एक तो ये टाइम ज़्यादा लेती है, टाइम ज़्यादा के कारण हम इसे हर एक टॉपिक पे नहीं इस मेथड का यूज़ करा सकते, और दूसरी बात इसमें रिटन नोट्स या टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं होती हैं। इसमें बच्चा जो करेगा खुद ही करके सीखता रहता है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड, इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूअस। हर एक बच्चे का जो प्रोजेक्ट बनाने का तरीका होगा वो अलग होगा, हर एक का जो पेस होगा करने का यानी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। तो सभी बच्चों को यहाँ पे एक साथ लेके नहीं चल सकते, इसलिए यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसीजर है वो डिसऑर्गेनाइज, इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को यहाँ पर एक साथ लेके नहीं चला जा सकता। नेक्स्ट है टीचर शुड प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम। यहाँ पे ना टीचर को अपनी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों के लिए डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा, प्रजातांत्रिक बनाना पड़ेगा, यानी कि सभी बच्चों को पूछने का राइट दिया जाए। कोई भी बच्चा अगर क्लास में शर्मीला है तो टीचर को उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में सिर्फ कुछ बच्चे ही प्रोजेक्ट में ज़्यादा ध्यान दें और बाकी कुछ बच्चे अपने शाई नेचर की वजह से या अपनी एबिलिटी की वजह से या अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल की वजह से इंटेलिजेंट बच्चों से पीछे ना रह जाए या दबके ना रह जाए। इसलिए सभी बच्चों को साथ लेके चलने के लिए टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण दे जिसमें हर एक बच्चा प्रोजेक्ट मेथड में इन्वॉल्व हो सके, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर होगा उसमें हर एक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो सके। तो इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होता है। बाकी इसमें एक और चीज़ मिस है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ये थोरनडाइक के लॉ पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन थोरनडाइक्स लॉ। जो थोरनडाइक का नियम है, अपने इस नियम में थोरनडाइक ने 3 बातों का जिक्र किया है। पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट और तीसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। जब हम लर्निंग की थ्योरीज करेंगे तब इनको अच्छे तरीके से करेंगे डिटेल्ड में कि जो थोरनडाइक ने अपने ये 3 लॉ दिए हैं उसमें क्या बात कही है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ये प्रोजेक्ट मेथड है ये थोरनडाइक के लॉ पर भी बेस है। बच्चा जितना अभ्यास करेगा, जितना किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करेगा, उतना वो उसमें निपुण होता चला जाएगा। दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर बच्चा जब कोई भी कार्य करता है और अगर उसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है तो बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करेगा, बच्चा मोटिवेट होगा और उस काम को
और अच्छे तरीके से करेगा, जो उसकी लर्निंग है वो यहाँ पे फिर इन्हेंस होगी। लेकिन अगर उसके जो काम करने का तरीका है उसका इफ़ेक्ट बच्चे का नेगेटिव चला गया तो बच्चे की लर्निंग नीचे की तरफ आएगी, बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। बच्चे को कोई भी नया काम करते टाइम हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, यानी जब भी बच्चा इस मेथड का यूज़ करता है तो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उसे हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो ये थॉर्नडाइक के जो लॉ में 3 बातें कही गई हैं, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही मेन चीज़ें हैं जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। बाकी इसका जो डिटेल्ड है वो हम आगे जो अपना लर्निंग टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे। तो आगे जो प्रोजेक्ट मेथड दिया है वो कितने टाइप का है वो चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए, जो किलपैट्रिक हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के 4 टाइप बताए हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार बताए हैं किलपैट्रिक ने, वो देखिए। सबसे पहला है क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। एक ही नाम है, इसे आप क्रिएटिव भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं या प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मकता, रचनात्मकता या उत्पादनात्मकता, प्रयोजना। देखिए, जब बच्चा कोई भी क्रिएटिविटी करता है यानी कोई भी चीज़ बच्चा बनाता है वो हमारा आएगा पहले वाले टाइप में, यानी कि क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव या फिर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में। जैसे सपोज करो बच्चे ने एक मॉडल बनाया, तो मॉडल बनाना कौन से टाइप में आएगा, पहले वाले में, क्रिएटिव वाले में। बच्चे ने कोई भी नाव बनाई या बच्चे ने पेड़ पौधे लगाए या बच्चे ने एक कुआं खोदा, ये सारी चीज़ें हमारी पहले वाले टाइप में आती हैं, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव या फिर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में। यानी कि बच्चा जब किसी भी चीज़ को बना रहा है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा रहा है, उत्पादन किसी चीज़ का कर रहा है, तो ये हमारा आएगा फर्स्ट वाले टाइप में। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे कि कुआं खोदना, मॉडल बनाना, नाव बनाना या फिर पेड़ पौधे लगाना, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। अगला है आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक या फिर कंज्यूमर प्रोजेक्ट। इसे हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, आर्टिस्टिक कहिए, एस्थेटिक कहिए या फिर कंज्यूमर प्रोजेक्ट कहिए। ये एक ही चीज़ है, यानी कि कलात्मक, सौंदर्यात्मक या फिर उपभोगात्मक प्रयोजना। यहाँ पे बच्चा अपनी आर्ट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बच्चे की आर्ट देखी जाएगी। आर्ट में हम क्या बता सकते हैं, जैसे एक बच्चा संगीत सीख रहा है या नृत्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में आएंगी, आर्ट में। किसी बच्चे के द्वारा कविता सुनाना, वो भी कौन सा टाइप होगा हमारा, आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि संगीत सुनाना, यहाँ बच्चा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। नृत्य या डांस करना, कविता सुनाना, ऐसा कुछ भी जिसमें बच्चे की कला दिखे, एटसेट्रा। अगला है प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स, यानी कि समस्यात्मक प्रयोजना। अब देखिए, समस्यात्मक प्रयोजना हमारी कौन सी होती है, जिसमें बच्चे के सामने कोई भी समस्या रखी गई हो। जैसे कि अपने इंडिया की ही हम बात करते हैं, तो हमारे इंडिया की आज के टाइम में मेन समस्या कौन सी है, महंगाई की समस्या, पॉपुलेशन की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या। तो इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी समस्या पे बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो वो कहलाएगा हमारा प्रॉब्लमेटिक या फिर समस्यात्मक प्रयोजना। महंगाई की समस्या, जनसंख्या की समस्या, या बेरोजगारी की समस्या, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हमारी प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट में आएगी। अगला है ड्रिल प्रोजेक्ट्स, अभ्यास की प्रयोजना। यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स की बात होती है जिसमें बच्चा ड्रिल करके सीखता है, यानी कि अभ्यास करके सीखता है। जैसे कि सुंदर लिखना, तो जो वो राइटिंग लिखेगा वो अभ्यास के द्वारा ही तो लिख सकता है। या किसी भी चीज़ में, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी से बोलना, तेज़ी से बोलना, तो वो सारी चीज़ें बच्चा किस चीज़ से सीखेगा, एक्सपीरियंस से या फिर ड्रिल से सीखेगा।
सुंदर लेख लिखना, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज़ें आएंगी वो आएंगी हमारी ड्रिल प्रोजेक्ट्स में। तो ये तो थे प्रोजेक्ट के 4 टाइप जो किलपैट्रिक ने अपने प्रोजेक्ट मेथड में बताए हैं। अब इनके अलावा 4 और इजी से मेथड हैं जो हम अपने क्लासरूम में बच्चों को प्रोजेक्ट देते टाइम उनका यूज़ करते हैं। तो वो जो 4 मेथड है वो कौन से हैं, देखिए। बड़े सिंपल से हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल मेथड, इसे हिंदी में व्यक्तिगत विधि भी बोलते हैं। अगला है ग्रुप प्रोजेक्ट, इससे अगला है सिंपल प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो देखिए जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, सॉरी मेथड लिखा है मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा। जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है यानी कि व्यक्तिगत जो हमारा प्रोजेक्ट है, व्यक्तिगत परियोजना, इसमें एक सिंगल बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना होता है। अगर हम व्यक्तिगत परियोजना किसी बच्चे को देंगे तो उसमें वो बच्चा अकेला ही प्रोजेक्ट बनाएगा, उसमें साथ में मिलके प्रोजेक्ट नहीं बनाना होता है। जबकि जो ग्रुप प्रोजेक्ट है वो क्लास के कुछ बच्चों को मिलाकर दिया जाता है, जैसे 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया या 6 से 7 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, और उन्हें कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो जो 5-6 बच्चों को या 3-4 बच्चों को मिलकर बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो हमारा कहलाता है ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी कि समूह परियोजना। अगला है सिंपल प्रोजेक्ट, बिल्कुल साधारण सी परियोजना। बड़े सिंपल टाइप का ये प्रोजेक्ट होता है। इसमें बच्चों को डाटा वगैरह कलेक्ट करते टाइम ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, नॉर्मली वो इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है यानी कि जटिल परियोजना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें बच्चों को बाहर जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और तब जाके वो किसी कंक्लूज़न पर यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमारा एक जटिल प्रकार की परियोजना है। तो देखिए यहाँ हमने बात करी प्रोजेक्ट मेथड की, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा मेथड है, इसको थोड़ा याद रखना। काफ़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर 1-2 बार इसे रिवाइज करेंगे तो बड़े अच्छे से ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला मेथड। देखिए जो अगला हमारा मेथड है वो है डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज विधि। जो ये खोज विधि है ये हमारी J.S. ब्रूनर ने दी है। डिस्कवरी मेथड नाम से ही पता लग रहा है, यानी किसी भी टॉपिक को खोज करके पढ़ना। इस मेथड के अंदर बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि वो नई नई चीज़ों की खोज करे और उसके द्वारा अपनी लर्निंग करे। जो ये डिस्कवरी मेथड है, छोटा सा मेथड है, इसमें सिर्फ आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि ये किसने दिया है, J.S. ब्रूनर ने, और कौन से सब्जेक्ट के लिए बेस्ट होता है। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, डेवलप्ड क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। यहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग उत्पन्न होती है, बच्चा एनालाइज करता है और सिंथेसिस करता है, यानी बच्चा चीज़ों का विश्लेषण भी करेगा और उनका संश्लेषण भी करेगा। इस वजह से उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है डेवलप्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इनसाइट। यहाँ पे बच्चे की सूझ और जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चा जब भी डिस्कवरी मेथड का यूज़ करेगा तो उसकी इनसाइट क्या कहती है, या उसका जो कॉग्निटिव है, उसका जो बौद्धिक स्तर है, जो उसका संज्ञान है, वो किस तरीके किस लेवल का है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कवरी मेथड से पता लगता है। तो आज जो हमने करे हैं अपने मेथड 2 हैं, एक डिस्कवरी मेथड है, एक प्रोजेक्ट मेथड है। इससे आगे मैं आज कोई मेथड नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगले जो 2-3 मेथड बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके पास आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।